मंच का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो वर्तमान दौर में एक लेखक का रचनाकार के सामने क्या सरोकार है, वो कैसे चुने उसको। इस जद्दोजहद में जो रचनाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, उस पे एक बहस है, एक बातचीत है, उसमें मुझे शामिल किया इसके लिए। और दूसरा इसके लिए कि हरियाणा में जो साहित्य बहुत होता है, साहित्य की गोष्ठियाँ भी बहुत होती हैं, कविताएं भी बहुत होती हैं हर शहर में, लगभग हर सप्ताह, नहीं तो महीने में तो जरूर होती। लेकिन ये जो साहित्य की जो चर्चा होती है, कि साहित्य का जो मकसद है, एक लेखक इस समय पे क्या करे, कि वो जो कर रहा है उसका सामाजिक मूल्य क्या है, जो समाज अपेक्षा करता है वो उस पर कितना खरा उतरता है। हमेशा ही ये जो आत्मचिंतन होता है किसी भी वर्ग का, किसी भी पक्ष का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला है। और ऐसे वक्त में हम सब साहित्यकार हैं। यहाँ कोई साहित्य लेखन सिखाने की बात नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें मुझे शामिल किया। मैं, जैसे भाटिया जी ने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ की, लेकिन मेरे पास उतने अच्छे शब्द नहीं है इस बात को, जो जिस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं उसको कहने के लिए। इसलिए मैं कुछ जो हमारे पुराने साहित्यकार हैं, जो शेर मैं उसके माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। अब हमारे सामने क्या है कि लेखकों के सामने एक माहौल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम लेखन कर रहे हैं। एक पूरा परिवेश है, जो बाहरी परिवेश है, जो हमारे आंतरिक जगत को भी प्रभावित करता है। उसी में हम बनते हैं, उसी में हमारी प्रतिक्रियाएं बनती हैं, उसी में हम अपनी जो भूमिका है, सार्थकता है, उसको तलाशते हैं। उसी भूमिका को अच्छी तरह से करने के लिए अपने ज्यादा और कौशल को, लेखन कौशल को, रचनात्मक कौशल को और ज्यादा निखारते हैं। सब चीजें वहीं से जुड़ी हुई है। तो ये जो बात हो रही है कि एक फैज अहमद फैज हुए, आप सब जानते हैं, हम सब उनकी परंपरा को। उन्होंने एक शेर लिखा, ये वो हमेशा ही हर लेखक करता है। हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। ये एक लेखक का जो अपना वो है कि जो दिल पे गुजरती है उसको रकम करते रहेंगे, उसको लिखते रहेंगे। अब ये दिल का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि साहित्य जो है दिल से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हम करेंगे कि किस तरह से साहित्य की जो ताकत है वो कैसे एक पाठक में, और उस पाठक के जरिए वो कैसे हमारी सोसाइटी में और पूरी उसके अंदर वो शामिल हो जाता है, उस पूरी प्रक्रिया का, इतिहास का, परंपरा का हिस्सा बन जाता है। दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, ये उसका संकल्प है। फिर वो कैसे हम लिखें, इसके बारे में भी उन्होंने एक शेर लिखा, करे न जग में अलाव तो शेर किस मकसद, करे न जग में अलाव, यदि रोशनी ना करे, कोई आंच पैदा ना करे, तो शेर किस मकसद, करे न शहर में जल थल तो चश्मे नम क्या है। अब ये साहित्यकार का दूसरा एक वो है। लेकिन अभी हमारे हाल ही का नाम लिया, हरियाणा के इतने बड़े साहित्यकार, उनकी पीड़ा भी यही थी जो हम एक लेखक की होती है, कि मुझे सुना नहीं जा रहा है, बहुत सारे लेखकों की होती है, दौर होता है। कि उनका एक शेर है, सर, माल है नायाब पर गाहक है अक्सर बेखबर, माल है नायाब पर गाहक है अक्सर बेखबर। क्योंकि हाल ही के सामने तो बहुत ही ज्यादा संकट था। उस समय का जो यदि साहित्यिक परिवेश देखें तो उसमें भाषाओं का एक बहुत ही अभिजात्य किस्म का साहित्य है। और हाली, क्योंकि बिल्कुल हाली थे, गांव के हाड़ी थे वो, तो पानीपत के, जिसकी भाषा जो है इस तरीके की थी, जिसके विषय वस्तु भी किसानी है, और वो उर्दू का वो आप जमाना आप याद करिए, जिसमें नफासत और क्या क्या बातें होती, और उसी से ये फिर पूरी दिशा भी बदली हाली ने उर्दू लेखन की। तो उसी में वो कहते, माल है नायाब पर गाहक है अक्सर बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग, दुकान सबसे अलग। ये जो साहित्यकारों की जो दुकान है,
जो बाजार खुला हुआ है टेलीविजन पे साहित्य का, जो साहित्य का अवमूल्यन कर रहा है और उसके साथ लोगों की रुचियों का परिष्कार करने के बजाय उसको एक मार्केट के अनुकूल बना रहा है, मनुष्यता का क्षरण कर रहा है। ये जो दुकान अलग खोलने वाले लोग हैं, जो हाल की पीड़ा थी, तड़प थी, कुछ हमारे सरोकार जो मैं चुनता हूं, तो ये माहौल है उसके बीच में। फिर और लिखा उन्होंने कि कोई महरम नहीं मिलता जहां में, मुझे कुछ कहना है कुछ अपनी जबां में। कि जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, उस पे जो बंदिश है, उसके ऊपर जो अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे को उसमें है, मैं कुछ कहना चाहता हूं अपनी जबां में। ये जो चीज है कि वो लेकिन रुक क्यों जाता है, कोई महरम नहीं मिलता कि कोई ऐसा मर्म भेदी को जो मेरी बात समझ ले कि जो मैं कह रहा हूं उसका मीनिंग है, कुछ उसका कुछ मकसद है। ये साहित्यकारों के अंदर जब वो अपना सरोकार तय करते हैं तो ये चर्चा का विषय है। जब साहित्यकारों से अलग अलग हम सब साथी आपस में बात करते हैं, फिर वो और कहते हैं एक बस ये आखिरी, कफस में जी नहीं लगता किसी तरह, पिंजरे में जी नहीं लगता किसी तरह, लगा दो आग कोई आसिया में। मतलब ये जो पिंजरा है, ये जो हमारी ही सोच का, हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट का, हमारे ही संस्कारों का, हमारी ही संकीर्णताओं का, हमारी ही सोच का जो हमने बना लिया है, अब ये आउटडेटेड हो गया। अब इसमें जी नहीं लगता, अब इसके साथ मनुष्यता आगे तरक्की नहीं कर सकती कि कोई आए आसिया में आग लगा दे जिस घर में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असल में उसमें हमारी ग्रोथ नहीं है, असल में उसमें हमारा मनुष्यता का विकास नहीं है संभव। अब यहाँ पे ये पुराना हो गया है। ये जो तड़प है एक लेखक की, तो यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा था कि जैसे जब हम तय करते हैं साहित्यकार, तो हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारे सरोकार तो ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन साहित्य की ताकत क्या है, मतलब साहित्य की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी समाज में हैसियत क्या है। कई तरीके से इस सवाल पूछा जा सकता है। और हमारे भारत के समाज में क्या ताकत है साहित्य की, हरियाणा के समाज में क्या ताकत है साहित्य की, जब तक हम इस सवाल को नहीं पूछते कि जिस टूल के माध्यम से हमें वगैरह वगैरह करना है, मनुष्यता का विकास करना है, उसको संवेदनशील बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, उसकी अपनी ताकत क्या है, उसकी रिकॉग्निशन करना, उसकी पहचान करना, उससे हमारे सरोकार निकलते हैं। और आप जानते हैं, मैं आपको सब जानते हैं, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं कि एक लेखक हुए संस्कृत के विष्णु शर्मा, पंचतंत्र जिन्होंने लिखा, ताकत यह है जिन्होंने पंचतंत्र लिखी, क्यों लिखी, हम सब जानते हैं कि एक राजा के 4 लड़के थे, वो चारों बेवकूफ थे, और राजा को चिंता हुई कि मेरे बाद ये शासन कौन चलाएगा, सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल फेल हो चुके हैं, उनको कोई शिक्षित नहीं कर पाया, क्योंकि राजा को तो सब रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उस समय सारे संसाधन मौजूद थे, सारी कोशिशें की होगी बच्चे को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो क्या किया जाए। तो विष्णु शर्मा कि मैं सिखा तो सकता हूं, पर उनको मेरी कहानियां सुननी पड़ेंगी 6 महीने तक। और इन कहानियों ने वो पूरी राजनीतिक कहानियां कि जो इन कहानियों के जरिए रूल कर सकता, ये ताकत है रूलिंग। क्योंकि जो आप एक शब्द सुनते होंगे आजकल, नैरेटिव बिल्डिंग, एजेंडा सेटिंग, वो क्या है, वो क्या चीज है, वो यही है। हर एक रूलर जो है, शासक जो है, हर एक नेता एक स्टोरी लेके आ रहा है, लोगों के पास स्टोरी लेके जा रहा है, जिसकी स्टोरी बिकती है वो राज करता है। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये कैसे वो दिमाग के साथ रिलेशन बनाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो साहित्य की जो ताकत है, जो अभी की दिल पे जो गुजरती है, उसको रकम करते रहेंगे, क्योंकि साहित्य का जो संबंध है वो दिल के साथ है, भावनाओं के साथ है।
ये नहीं मैं कह रहा हूं कि साहित्य दिमाग से नहीं लिखा जाता, दिल वर्सेस दिमाग का मामला नहीं है, लेकिन जो भावनाएं हैं व्यक्ति की, जो इमोशनल जरूरतें हैं, भावनात्मक जो जरूरतें हैं, जिसको दिल के साथ जोड़ा जाता है, वो उसके जरिए पाठकों के अंदर जाता है। वो एंट्री कैसे करता है साहित्य, ये इसीलिए जो जितनी भी चीजें होती हैं, कि इसलिए बहुत बड़ी ताकत है साहित्य की, ये मैं कह रहा हूं कि उसका वास्ता जो है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज के साथ है, दिल के साथ है, और इमोशन में भड़का करके जितनी बातें कह रहे थे कृष्ण जी कि ऐसा हो सकता है, मणिपुर में हिंसा हो सकती है, कहीं कुछ हो सकता है, किस वजह से? कि भावनाएं भड़का दी गई। तो साहित्यकार का रिश्ता बहुत ही एक ऐसी उसके साथ है जिसका मिसयूज हो रहा है। यदि साहित्यकार वहां पे काम करता है, यदि साहित्यकार अपने दायरे में जो उसका अपना फील्ड एक्सपर्टीज है, यदि उसका अपनी जगह ले लेता है वो पाठक की, तो शायद वो ऐसी बातें जो हमें सुनने में आती हैं तो शायद वो नहीं होंगी। इसलिए सीधा जो साहित्यकार की जो ताकत का जो सवाल है, क्योंकि जो मनुष्य के सुख और दुख, यानी कि साइकोलॉजी में या कहीं पे भी जितने भी साइंस है, या मनुष्य के आम जीवन में जो सुख और दुखात्मक जो भी भावनाएं हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं समाज के प्रति, समस्याओं के प्रति, अन्य चीजों के प्रति, वो सब भी इसी से जुड़ी हुई है। कि उसका रिलेशन जो है वो नॉलेज में भी विजडम की तरफ है, जो विवेक की बात कर रहे थे कि वो विवेक के माध्यम से ऐसा करता है, तर्क के माध्यम से ऐसा करता है। तो साहित्य यदि कोई विजडम बनाता है, बुद्धिमत्ता बनाता है, तो ये ताकत है उसकी। तो इसलिए ताकत बहुत ज्यादा है, साहित्य की ताकत बहुत है। उस ताकत का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इसलिए आप देखेंगे कि साहित्य के नाम पे जो परोसा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया कहो, या जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहो, या जो मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा जो वर्चस्वी है, जो अभी कृष्ण जी जिक्र कर रहे थे कि मूल्यों का नहीं, पूंजी का संबंध है। तो पूंजी जो है वो कैसे साहित्य को स्थापित कर रही है, कैसी भावनाएं बना रही है। तो इसलिए ये जो संवेदनशीलता का और इसका हुआ है। दूसरी एक और मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई बहुत ही ऐसे उस तरह का फिनिश भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, कुछ सवाल उठा रहा हूं आपके सामने। मैं एक सवाल पूछता हूं साहित्यकारों से अक्सर आजकल, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, नौजवान ज्यादा हैं, कि क्या आपने किसी पाठक को आपका साहित्य पढ़ के बदलते हुए देखा है? ये हर साहित्यकार को अपने जब सरोकार तय करता है, ये उसका जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें देखिए क्या चीज है कि किसी पाठक को, अपने पाठक को, यानी कि एक तो जिम्मेवारी ये हो जाती है कि आप अपने पाठक बनाए। क्या हमारे सामने कोई हमारा पाठक का मूर्त रूप है कि मैं किसके साथ संवाद कर रहा हूं, मैं किसके लिए लिख रहा हूं, चाहे वो प्रेत ही हो, चाहे वो काल्पनिक ही पाठक हो, ऐसे ABC नाम रख के ना रखें, लेकिन किसके साथ मेरा रिश्ता है, कौन है जिसको मैं संबोधित कर रहा हूं? क्या वो पाठक की इमेजिनेशन साहित्यकार के पास है? वो कोई भी साहित्यकार इसका उत्तर तभी दे पाएगा जब उसके सामने कोई पाठक है। जैसे हर टेलीविजन के डायरेक्टर के पास, शो के पास एक ऑडियंस है, उसके सामने एक पाठक की ठोस परिकल्पना है कि मेरा ये ऐसे होगा, मुझे उसको ये ऐसे देना है, मेरा पाठक इस जगह पे है, मैं उसको इस तरीके से ये चीज देना चाहता हूं। क्या हमें अपने पाठक की अंडरस्टैंडिंग है? तभी ना हम बदल पाएंगे उसको। या एक तरफा हम आलाप ही किए जा रहे हैं, जो हमारे मन में बस वही बोले जा रहे हैं, जो हम जानते हैं वही बताए जा रहे हैं। जो हमें जिस चीज की जरूरत है, जो हमारे सरोकार है कि रेलेवेंट क्या है, प्रासंगिक क्या है, डिमांड क्या है। डिमांड थोड़ा बाजार का शब्द है, इसलिए मैं थोड़ा प्रयोग कर दिया, लेकिन क्या चाहिए, क्योंकि मकसद आपके अलग है, तो क्या अपेक्षा है, ये कैसे तय होती है? उसी में हमारे सरोकारों को निश्चित करने का वो चीज छुपी हुई है।
किसी को आपका साहित्य पढ़कर बदलते हुए देखा है? ये जो सवाल है यहां से तय होगा, यानी कि हमारे पाठकों के साथ हमारा कितना जुड़ाव है। अक्सर जो हो रहा है कि साहित्यकार साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्यकार साहित्य पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, साहित्यकार साहित्य पे चर्चा करते हैं, वही लेखक है वही पाठक है। अधिकतर साहित्य में खुद से ही बात कर रहे हैं। ये जो मिरर टॉकिंग है, ये जो मिरर डायलॉग है, ये हमें कहीं लेके नहीं जाने वाला और साहित्यकारों को कोई बड़ी भूमिका इससे नहीं मिलने वाली है। यदि मार्केट की तरफ से मैं बोलूं, यदि हमारे ग्राहक हम ही हैं तो उसका क्या मतलब है? उससे हम कहां जाएंगे? तो ये जो तय करते हैं हमारे सरोकार क्या हैं, तो उन सरोकारों में यदि पाठक की इमेजिनेशन नहीं है, पाठक की कोई कल्पना नहीं है और पाठक का स्तर नहीं पता है और आपको ये नहीं पता है कि आपने जाना कहां है, पाठक को लेके कहां जाना है, तो कोई साहित्यकार कितने, देखिए भाषण तो मुंशी प्रेमचंद का अवेलेबल है हमारे सामने कि हमें साहित्य की कसौटियां बदलनी होंगी, पर क्या हम प्रैक्टिकली, क्या वास्तव में हम उसको कैसे बदलें, कैसे खुद को चैलेंज करें, कैसे हम अपने आप को चुनौती दें कि मैंने जो अभी तक लिखा है उसका इंपैक्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कितना कारगर है, जो मैंने सोच के लिखा था उस पे कितने परसेंट, मतलब बिल्कुल परसेंट ना लगाओ, कि उसकी दिशा क्या है, क्या वो उस दिशा में जा रहा है या हम सिर्फ एक स्टेशनरी खराब कर रहे हैं, या हमारा लेखन जो छप गया है और एक उस दुनिया में शामिल हो गया। तो ये हर साहित्यकार को अपना सरोकार तय करते हुए ये सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से। यदि अपने आप से वो सवाल ये पूछता है तो फिर वो ये जो सवाल है कि क्या बदलते हुए देखा है, इसमें काफी सारी बातें छुपी हुई हैं मेरे हिसाब से कि खैर। तो अभी कैसे बदलता है, दिल से कैसे रिश्ता होता है, कि जो जीवन की भाषा है और जो साहित्य की भाषा है वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, उसका क्या कनेक्शन आपस में, उसका आपस में क्या संबंध है, कि जो जीवन में प्रयोग हो रहा है और जो हमारी साहित्य की दुनिया में हो रहा है उसका आपस में, यानी कि समाज में और साहित्य का आपस में जोड़ने वाली चीज क्या है, भाषा ही तो है, उसके जरिए ही तो हम डायलॉग कर रहे हैं। हमारा टूल क्या है, साहित्यकार का औजार क्या है जिसके जरिए वो काम करता है। तो हमारी भाषा कितनी सक्षम है, हमारी साहित्यकार की भाषा कितनी सक्षम है इस चीज को बनाने के लिए, एक जो रोड मैप जिसको कहते हैं कि पाठक में एंट्री कर जाने के लिए, तो एक वो चीज की जरूरत है कि जो जिंदगी की भाषा है और जो साहित्य की भाषा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे जीवन के सवाल हैं, बात फिर घूम के वहीं आ जाती है जीवन पे। मुंशी प्रेमचंद के कितने ऐसे मैंने पढ़े, निबंध पढ़े या दूसरे लेखकों के, उसमें सबसे ज्यादा शब्द ये जीवन ही आता है। ये जीवन ही, यदि उन्होंने निबंधों में 10,000 शब्द प्रयोग किए हैं तो ये 200, 300, 400 बार आ गया है, और कोई शब्द इतनी बार रिपीट नहीं हो रहा। यानी कि जो जीवन है, जीवन की भाषा, जीवन के सवाल, यदि हमारे साहित्य में जीवन के सवाल नहीं है और आप समझते हो कि जीवन बदलता रहता है, व्यक्ति का भी और समाज का भी, आमतौर पे कि क्या हम अपने ही जीवन को बताए जा रहे हैं, या जो एक साहित्यकार का दायित्व है कि वो जब कहते हैं कि वो तो गूंगों की आवाज है, कि वो तो जो वहां गुजरती है वो दर्द यहां होता है, कि जो जनता की जो पेन है, वो जो दुख है, पीड़ा है, वो साहित्यकार की कलम से व्यक्त होता है। यदि साहित्यकार की कलम का, लेखन का
वहां जनता की पीड़ा से कोई संबंध ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है उसकी। यानी जो जीवन का जो सवाल है, वो सवाल उसमें कितना आ रहा है, और इसी पीड़ा को, समाज की जीवन की पीड़ा को कोई साहित्यकार व्यक्त करते हुए पीड़ा से नहीं गुजरेगा, ऐसा कैसे संभव है? क्या उस पीड़ा से गुजरा है? यानी कि जो उस पीड़ा के प्रति हमारा जुड़ाव, सिंपैथी, संवेदना, उसमें उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, कितनी सारी चीजें उसके साथ चाहिए, उस दुख को, उस जनता के दर्द को अपना दर्द बना करके व्यक्त करने के लिए। क्या उस प्रक्रिया में हमने खुद को ढाला है? यानी कि ये सरोकार है कि क्या हम वास्तव में उसको महसूस कर पा रहे हैं और उसको अभिव्यक्ति दे पा रहे हैं? क्या हम उस बेचैनी में हैं कि हम उस तकलीफ को समझें? और बहुत ही मशहूर कहानी है टॉलस्टॉय की, बहुत ही छोटी सी कहानी है। उसमें क्या होता है कि लड़की को प्रसव पीड़ा हो रही है और वो अपनी माँ को बोलती है बार बार कि मुझे पेन हो रहा है। पेन तो सच्चा है, लेकिन वो कंसोल कर देती है, उसको सांत्वना दे देती है कि कोई बात नहीं बेटे, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि माँ तो अनुभवी है, बच्चा होगा तो दर्द तो होगा। 2-3 बार वो ऐसे करती है तो फिर माँ बोलती है कि पीड़ा हो रही है तो कुछ पैदा होगा। यदि पीड़ा हो रही है तो कुछ पैदा होगा। और आप समझो कि लेखक बिना पीड़ा लिए कुछ पैदा करना चाहते हैं, तो मतलब ये जो चीज है कि जब हम कहते हैं कि हमारी जो क्रिएशन है, हम सृजनशील है, हम क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो पेन का प्लेजर है, माँ की जो खुशी है, उस प्रक्रिया से हम गुजरे नहीं हैं, तो फिर हम अपने सरोकारों पे सोचें, अपने लेखन के उसके बारे में सोचें हम पूरा कि हम क्या कर रहे हैं। अक्सर होता है ऐसे, ये मौके बहुत अच्छे होते हैं ऐसे सोचने के कि हम ना जीवन की भागदौड़ में, साहित्य लेखन की भागदौड़ में फटाफट एक और उपन्यास या कहानी मुझे आनी ही है। मैं बहुत लेख लिखता हूँ, बहुत जल्दी रहती है, इसमें हम सोच ही नहीं पाते कि मैं क्या लिख रहा हूं, और जो मैं लिख रहा हूं वो जा भी रहा है कि नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे मौके मतलब लेखक को अपने लिए एकांत में निकालने की जरूरत है, और सामूहिक तौर पर जब हम ऐसी बात करते हैं तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे से सीखते हुए। खैर, तो ये मैं कह रहा था कि ये जो साहित्यकार का जो अपने पाठक के साथ जो जुड़ाव है और उसको बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा वो कैसे देखता है, इस पे काफी कुछ निर्भर करता है हमारे सरोकार। कि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि बदलना, साहित्य की भूमिका होती है समाज को बदलने की, उसको संवेदनशील बनाने की, तो फिर ये इतना बड़ा जो मानव निर्माण की जो परियोजना है पूरी, जो अलग अलग चीजों के जरिए होती है, उसका हिस्सा है हम, उसके पार्टिसिपेंट है। जो पूरा मनुष्य निर्माण की परियोजना है, जो एक बड़ी जो मनुष्य का लक्ष्य है, और कौन सी संस्था या व्यक्ति उसमें किस तरीके से अपना योगदान करता है, और उस योगदान को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं, है कि नहीं, मैं इस मनुष्य निर्माण की परियोजना से जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। मेरे जो अनुभव है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो ज्ञान है, मेरा जो जन की पीड़ा को अनुभव करने का, बताने का तरीका है, क्या वो मनुष्य निर्माण की परियोजना का हिस्सा बन सकता है? ये जो सवाल अब यदि साहित्यकार पूछेगा अपने आप से, मैं किस तरीके से कर रहा हूं उसको, मनुष्य के बनाने की योजना का कौन सा हिस्सा मेरे जिम्मे है, मैं कौन से हिस्से को ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसको मैं कैसे इस बड़ी उसके साथ जोड़ सकता हूं अपने आप। ये जो स्ट्रगल है, ये जो हर एक साहित्यकार का है, इसमें वो शामिल है कि नहीं।
यदि इसमें वो शामिल है तभी ये सवाल उठेगा सरोकार क्या है। यदि वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो सरोकार भूल जाओ। तो वो साहित्यकार सरोकार की बात बस इतना ही है कि हाँ यार मुझे सूझता है, देवी आती है, मैं लिख देता हूं। बहुत सोचा गया है साहित्य में इसके बारे में कि फ्लो ऑफ इमोशन होता है, दौरा पड़ता है, आदमी को लिख देता है। ये तुलसीदास के जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं किसी दौरे में नहीं लिखे, इतने लंबे दौरे नहीं पड़ते किसी को, 2-2 साल तक चलते। ये सारी एक सचेत प्रक्रिया है। ये आप बच नहीं सकते इस ये कह करके कि नहीं 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 मुझे तो देवी सूझती है और जन्मजात प्रतिभा है। ये हम अपनी जिम्मेवारी को हल्का कर रहे हैं। ये हम बच रहे हैं उस सवाल से जो हमसे पूछा जा रहा है समाज के जरिए कि हमारे लेखक हो, बुद्धिजीवी हो, आपने जो इसका सुख भोगते हो आप, क्या उसके लिए मेहनत भी करते हो? क्या उसके लिए हमारी पीड़ा को भी जानते समझते हो? जब ये सवाल लगाएंगे तो हमारे सामने आएगा कि यार हम कितने लोगों से संवाद में, तो भी हमारी जो क्रिएशन है, तभी हमारी, देखिए मुझे जो साहित्य का के संसाधनों का या साहित्य के औजारों का, उपकरणों का, इमेजिनेशन, इमोशन, इन सब का यूज करके, इनका प्रयोग करके फिल्मों वाले करोड़पति बन गए। मोटिवेशन वाले जो लेक्चर देते हैं सबसे महंगे आजकल वही है, मोटिवेटर। क्यों? हमारा सारा समाज निराशा के उसमें गुजर रहा है। हर युवा के सामने क्वेश्चन है मेरा क्या होगा। उधर से गब्बर सिंह पूछता है कि तेरा क्या होगा, खा लिया। इसमें ये मोटिवेशन कि किसी तरीके से खड़ा रहे बंदा, क्या कह रहा है वो, उसकी बात तो सुनो। जितने भी ये कथावाचक हैं धर्म के फेर में जो घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? उसी कहानी को, यानी कि साहित्य का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं। तो लेकिन यदि अब किसी हम साहित्यकारों से पूछें तो हमारे क्या होगा, कोई सुनता नहीं है जी। बस स्टैंड पर खड़े हो जो अपने शहर के, कितने नमस्ते मिलेंगी। ऐसा कैसे हो गया कि एक मोहल्ले का छोटा सा आदमी इंपॉर्टेंट है और एक साहित्यकार नहीं? उसकी जगह कहां है सोसाइटी के अंदर? क्या वो इस प्रश्न को सोच रहा है? उससे उसका सरोकार निकलेगा, क्योंकि उसकी जो छवि है वो खुद को कैसे देखता है, अपने आप को, उसकी खुद की अपनी आत्म छवि क्या है, कि साहित्यकार अपने आप को कहां लोकेट करता है, कहां अपने आप को स्थापित करता है। यदि ये साहित्यकार का किस जगह पे होगा, या वो बेचारा ही बना रहेगा हमेशा से। इसकी बनाने की पूरी एक प्रक्रिया है कि हमारे जो समाज में जो बौद्धिक कार्य हैं उनका अवमूल्यन किया जाए। आप अखबारों को देखिए, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि साहित्य का पन्ना गायब हो गया, सिर्फ ये नहीं है, जो उसमें आ रहा है उसको किस तरह से अबौद्धिकरण किया जा रहा है, उस पूरे सोच दिमाग का, उसका कि हमें सिर्फ जो विवेक और बुद्धि, दिल, ये नहीं, हमारी जो इंद्रियों की जो समस्याएं हैं, जो सबसे लो लेवल की होती हैं, उसी को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है वहां पे, उसी को हमारे दिमाग के ऊपर बिठाया जा रहा है। हमारा सारा सौंदर्य बोध उससे ही क्रिएट किया जा रहा है। तो ये साहित्य का, ये जो साहित्यकार अपने आप को कहां देखता है, ये जो पूरी अवमूल्यन उसका किया जा रहा है, उसके कितने चुटकुले बने होंगे कवियों पे सर की ये जबरदस्ती कविता सुनाना चाह रहा है। क्या आपने वास्तव में कोई साहित्यकार कवि देखा है जो किसी के पीछे भाग रहा हो कि मैं मेरी कविता सुन के जा? ये जो पंजाब केसरी स्टाइल जो चुटकुले हैं साहित्य के ऊपर जो बने हैं, जो रियलिटी के बिल्कुल विपरीत है। हमारे 98% साहित्यकार संकोची हैं, अपनी बात बताते ही नहीं, डायरी खोलते ही नहीं। जयपाल जी बड़ी मुश्किल से सुनना पड़ता कि सुनाओ, लेकिन उसकी पब्लिक छवि क्या है, ये कैसे बनाई जा रही है? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, बेकार बात है, धक्का तो सुना रहे हैं। ये उसका हिस्सा है कि कैसे हमारे काम को मार्केट या जो
जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी शासन सत्ता के जितने भी मुख्य धारा जिसको बोलते हैं उसकी चीजें कैसे हमें डिमीन कर रहे हैं, कैसे हमारा अवमूल्यन कर रहे हैं, कैसे हमारे काम का अवमूल्यन हो गया तो हमारा हो गया। यदि भारत में सफाई के काम को गंदा काम माना गया तभी ना उसको करने वालों को छूत माना गया। हमारे काम को यदि डिवैल्यू कर दिया, उसका अवमूल्यन कर दिया, तो उससे जुड़े हुए सारे काम, उससे जुड़े हुए सारे व्यक्ति अपने आप ही उसके साथ, क्योंकि हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान तो हमारा काम से ही है ना। यदि हमारी लेबर की डिग्निटी जिसको बोलते हैं, हमारे काम की गरिमा ही नहीं है, उस पर अटैक है, तो हमारी गरिमा कहां से हो गई? तो क्या हमारे साहित्यकार उसमें हैं? अभी देखिए कितना साहित्य का विस्तार हो रहा है। इतने लेखक कुरुक्षेत्र में आज के दिन होंगे जितने इतिहास में नहीं हुए, सबको जोड़ दे तो भी। मतलब हरियाणा में जितने लेखक आज मौजूद हैं, इस गोष्ठी में भी मौजूद हैं, और पूरे हरियाणा के लेखकों को गिने तो जितने आज तक की 5000 साल की हिस्ट्री है, उसमें हरियाणा में इतने लेखक नहीं हुए होंगे जितने आज जिंदा हैं यहाँ पे। तो ये जो विस्तार हो रहा है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो क्या हो रहा है? वो कहां पे है कि हमें इन सवालों पे सोचने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऐसे हमने यहाँ हरियाणा सृजन उत्सव किया था, उसमें साहित्यकार आए थे असगर बजार, उसको समापन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने ये बोला कि देखिए साहित्यकार क्या करता है, कि साहित्यकार का काम बात का एक सिरा है, वो एक संवाद की शुरुआत करता है, और दूसरा सिरा पाठक है, दूसरा सिरा समाज है। कि आपने एक बात की शुरुआत की और अब वो समाज के बीच में है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि आप जो क्रिएशन है, जो सृजनशीलता है, वो सोशल होती है, वो सामाजिक होती है। जैसे ही वो आपके सिरे से निकले तो वो एक पब्लिक गुड है, वो एक मेरिट गुड है, वो एक सबके काम की चीज है, वो एक सबके काम की बात है। अब ये जो पब्लिक गुड है, ये जो शुरुआत हमने की है यहां से, साहित्यकार ने लिख करके या बोल करके किसी मुद्दे की शुरुआत की, अब वो मुद्दा कैसे जा रहा है, कहां फ्लो हो रहा है उसका, समाज में जाके क्या वो पटाखा बजाएगा, ये उन्होंने एक बात बोली थी। और ये प्रेमचंद के शब्दों को लेकर के उन्होंने बोला था कि साहित्यकार आत्मा का शिल्पी होता है। देखो कितना बड़ा, मैं टीचर भी हूं, हमें ये कहा जाता है कि आप राष्ट्र निर्माता हो, लेकिन मुझसे पूछो, हमसे पूछा क्या जाता है राष्ट्र के बारे में? ऐसे ही साहित्यकार के बारे में भी एक कसीदा गढ़ा जाता है कि वो आत्मा का शिल्पी है। लेकिन पांडे जी आत्मा के शिल्पी से कभी क्या उसकी क्या वो है, तो ये हमें देखने की जरूरत है कि हमारा और उसके हमारे उससे बनेगी वो बात। खैर, तो जो मैं ये कह रहा था कि एक दो बातें और बोल देता हूँ बस। हाँ, जो सरोकारों का जो सवाल, नहीं डॉक्टर साहब, चुनौतियां क्या है? चुनौतियां क्या है पहले ये तय हो तो सरोकार तय होते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वही थोड़ा सा आप इसको भाग लेंगे। मैं सारी चुनौतियां ही बता रहा हूँ कि भाई जो अभी बात आ नहीं रही क्या? फिलोसफिकली आपने ज्यादा कॉल लिया था, इसको लेके आओ। अच्छा अच्छा, मुद्दे में लेके ओके कंक्रीट कर दें। मतलब शब्दों में उस बात को बताएं। कुछ समाज बाद में पहले आप कुछ वो पांडे जी चाह रहे हैं कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि भाई 4 गोली लिख दो। नहीं कोई बात, मतलब सबका अपने बात कहने का तरीका होता है और बातें उलझी हुई होती है। हाँ, तो खैर कोई बात। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये सरोकारों की बात आती है चुनने की, जैसे पांडे जी ने कहा कि क्या साहित्यकार इतना स्वतंत्र है कि वो अपने आप सरोकार चुन लेगा, कि वो किन चीजों के बीच। हाँ,
देखो, जो मैं ये बता रहा हूं कि अबौद्धिकरण भी एक चुनौती है, साहित्यकारों के काम की वैल्यू भी एक चुनौती है, साहित्यकार कैसे अपना समाज से संपर्क बनाए ये भी एक चुनौती है, साहित्यकार अपने पाठक से कितने जुड़े हुए हैं, उसके साथ उनका कितना गहरा रिश्ता, उस पीड़ा को कितना समझते हैं, ये भी एक चुनौती है। तो यदि आप पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट चाहते हो तो मैं बीच में बता दूं, लेकिन ये मतलब मैं एक बात अपनी तरफ से कर रहा हूं, मैं कोई मतलब चुनौतियां खोज के नहीं लाया, हम सब उस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो उसमें ये था कि क्या कोई लेखक जो है इतना स्वतंत्र है कि वो अपनी चुनौतियां खुद ही चुन सकता है, अपनी सरोकार नहीं, क्योंकि साहित्यकार जो है एक परिवेश में है, उसके सामने वो उसका एक हिस्सा है, आखिर उसको उसमें चुनना पड़ेगा, उसके बीच में ही है वो, कि वो किस तरीके से, कि आज जो हमारा सामने जो परिदृश्य है, जो सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक यथार्थ है, या जो हमारा जो सामाजिक एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, या जो सामूहिक के तौर पे चीजें हो रही, अब हमारे सामने क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कि बहुत ही बड़ा एक सेंटेंस है जो आज तक कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब ये चुनौती है कि मणिपुर जल रहा है, सारे इंडिया के अंदर नफरत और उन्माद फैल रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं एक साहित्यकार के तौर पे। तो हमें जो नीरो के लिए जो लिखा गया है सेंटेंस, उसमें हम शामिल ना हो, ये हमारे लिए चुनौती है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, यदि हम आंख खोल के नहीं देख रहे उसको, कि इस टाइम पे किस चीज की जरूरत है, ये जो निर्णय लेना है, ये तो हर एक इंडिविजुअल साहित्यकार ही लेगा ना, कि वो उसमें कैसी अपनी प्रतिक्रिया करे जो हमारे समाज में चारों तरफ हो रहा है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज के साहित्यकार के सामने, मॉडर्न टाइम में, शुरू से यही रही है, मॉडर्न टाइम में खासतौर पर, जब से हमने राज्य बनाया, स्टेट बनाया, और स्टेट को, राज्य को कुछ पावर्स दी, शक्ति दी सबका विकास के लिए, सबके व्यक्तित्व के विकास के लिए, सबका जीवन जो है वो बेहतर चल सके इसके लिए, ये तो स्टेट को दिया। मांगा क्या कि हमें अपनी आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता, किस चीज की, अच्छा जीवन जीने की और व्यक्तित्व का विकास करने की। इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इसके बीच में ही है। यहीं से सारे सवाल, सारा दर्शन, सारी फिलॉसफी यहां से पैदा हो रही है कि मनुष्य को कितनी आजादी और स्टेट को कितनी पावर। अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। कर्नाटक के एक बड़े साहित्यकार हुए, कलबुर्गी, साहित्य अकादमी प्राप्त थे अवार्ड। पत्रकार थे जो बौद्ध में काम करे, गौरी लंकेश, उनकी हत्याएं हुई, वो फैक्ट है। कितने बुद्धिजीवी हैं जो जेल में हैं, और किस बात के लिए, कि उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही। वरवर राव, क्या नाम है उनका, कवि है। मतलब ऐसे यदि हम देखेंगे कि भी किस तरीके का माहौल हमारे चारों तरफ है, कि तो उसमें हमें दिखाई देगा जो आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, वो सबसे बड़ी चुनौती है इस टाइम पे। क्योंकि यदि आप सच बोलोगे तो आप एक खतरा मोल ले रहे हो, और लेखक का काम है सच बोलना। लेखक का काम है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा उसको आसानी से समझा देना, उलझी हुई बात को सुलझा के लोगों को, अपने पाठक को बता देना। जो चीजें विकृति पैदा कर रही है उसके जीवन में, उसको विकृति को के प्रति सचेत करते हुए उसको परिष्कृत करना, ये लेखक का काम है। और वो अनेक फॉर्म में विकृतियां हैं, और यदि ये सब काम आज आप करोगे तो कभी बाजार की तरफ से, कभी शासन सत्ता की तरफ से, कभी जो संस्कृति का दूसरा पहलू है उसकी तरफ से लेखक के सामने थ्रेट आए, चुनौतियां। तो ये जिस परिवेश में हम हैं, हमें अपनी चुनौती उससे तय करनी है। सबके अपने एक्सपीरियंस है, उस चुनौती को वो अपने अनुभवों से ही तो जवाब देगा ना। लेखक, एक साहित्यकार अपने लेखन से जवाब देता है, अपने लेखन के माध्यम से ही वो प्रक्रिया में डलता है।
तो कैसे वो करेगा, ये सबका अपना वो है कि जैसे ये कहा था ना कि भाई संस्कृति के रक्षको एक तय करो तुम किधर हो। ये जो कल्चर का या लेखन का या बौद्धिक विरासत का, बौद्धिक परंपराओं को निर्माण करने का, ये सारे दायित्व लेखकों के पास है। तो इन दायित्वों को पूरा करने के लिए उनको अपनी पोजीशंस तय करनी पड़ेगी कि आप किधर हैं। यदि आप जनता की तरफ हैं, मनुष्य की स्वतंत्रता में आप उधर हैं, तो आपको राज्य की शक्तियां जो उसकी स्वतंत्रता का हनन करती हैं जगह 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 जगह, उसके खिलाफ आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी अपने साहित्य में। ये एक मोटी बात है, ये एक सूत्र है, एक सिद्धांत है। इसमें से हमारे सामने हर जगह 50 काम निकल जाएंगे, 50 हमारे इसमें एनवायरनमेंट में कहानियां या सब चीजें पड़ी होंगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सवाल नहीं है, मौलिक अधिकार की बात नहीं है, हमारा नेचुरल राइट है सर। जीभ लगी हुई है, जिस बंदे को जीभ लगी हुई है उसको बोलने का अधिकार कुदरती है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। तो जो नेचुरल राइट है हमारा, जैसे सांस लेना हमारा नेचुरल राइट है, तो ये उसका सवाल है। और कहां कहां से इसके ऊपर सेंसर है या पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं, उसको हम जानते हैं। मतलब जो जिक्र कर रहे थे कृष्ण जी कि कभी भी कोई जुलूस आएगा, आपके घर के आगे खड़ा हो सकता है। ये ऐसी बात नहीं है कि किसका हुआ है, अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है। और लेखन की हिस्ट्री ऐसे ही पड़ी है, जितने भी हम दुनिया के भी जो भी उदाहरण लेते हैं। देखिए, मैं ये अपनी बात को थोड़ा समेट देता हूं कि 2-3 चीजें हैं। एक तो ये बात है कि हमारा जो अपने लेखन के तो कैसे संवारे, अपने कला कौशल को, अपने रचना कौशल को कैसे विकसित करें। लोगों के अभिव्यक्ति के और समझने के तरीके बदल गए जब से ये जो फोटोज का जमाना आया है। यदि आप वैज्ञानिकों की बात सुनो तो वो तो ये कह रहे हैं कि 400 साल में हो सकता है कि हमारी जो मेमोरी है या जो हमारे दिमाग की वो हो जाए, लेकिन जब उस डिबेट में हम नहीं जाते। ये जो फोटोज का जमाना आया उसने हमारी सेंसिबिलिटीज को बदला। अभी हर रोज फोटो आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए या अखबार के जरिए या वीडियो के जरिए कि आप लाशें तक देख रहे हो, आप बार बार उन चीजों को देख रहे हो, तो लोग यूज्ड हो गए उसका। उसकी जो संवेदना है, उसकी जो पहली थोड़ी सी चीज के अंदर जब ऐसे कोई दिखाते थे तो लोग ये कहते थे अच्छा ये हो गया, अब कहते क्या हो गया, ये तो होता ही रहता है। उसके पास ना 10 स्टोरियां बताने के लिए, उस चीज का वो हैबिचुअल हो रहा है, उसको आदत पड़ गई है। अब लेखक जब लोगों की संवेदनाएं या प्रतिक्रिया यहां पहुंच गई है, तो वो जो उसने काम लिया है संवेदनशील बनाने का, बुराइयों के खिलाफ या जो हमारी कुप्रवृत्तियां हैं या जो समाज की समस्याएं हैं, कुछ भी नाम दो, उसके प्रति सेंसिटाइज कैसे करें, उसकी भाषा क्या है, उसको, ये हमारा एक कौशल का खुद का हर व्यक्ति का अपना तरीका बनेगा कि कैसे इस चीज में अब हम लेखक संवाद कैसे करें जब लोग इस बात को ऐसे समझने लग गए। पहले हमें कहते हैं कि कविता की भाषा चित्रों की भाषा होती है जी, इसलिए वो कोई भी हम चित्र बनाते हैं उसमें से बंदा अपने आप उसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन कर लेता है, उसके जरिए वो अपनी स्थितियों को साहित्य में जो मौजूद है उसको मिला करके वो अपना ही एक्चुअली व्याख्या अपनी ही करता है, खुद को ही समझने के लिए साहित्य जो है उसको जगह दे देता है, वो उसको खुद को समझने का एक वो देता है। अभी जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है कि उसमें जो लिखित साहित्य, खासतौर पर जो अक्षर शब्द, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर खतरा है, खत्म हो जाएगा, इसमें मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन उसने हमारी लोगों की सेंसिबिलिटीज को बदला है। जो ग्रहण करने के तरीकों को उस पर असर डाला, वो क्या है, कैसे असर डाला है, ये हमारे लिए, इसमें मैं क्या करूं, मैं जो चीज, यानी कि साहित्यकार 50 साल पहले लिखते रह सकते थे,
क्या वैसा लिख सकते हैं? क्या वैसा समझा जाएगा? हमेशा साहित्यकारों को और बुद्धिजीवियों को अगली पीढ़ी की चिंता होती है ना, हमेशा ही वो ये कहते हैं अगली पीढ़ी के लिए की चिंता होती है। तो अगली पीढ़ी की यदि आप चिंता कर रहे हैं तो अगली पीढ़ी के जो टूल है समझने के, अंडरस्टैंडिंग के, चीजों को ग्रहण करने के, वो भी तो हमें सीखने होंगे। तो उस जद्दोजहद के बिना सिर्फ अपने विषय वस्तु के तौर पे कि हमने एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बना ली, उससे भी काम थोड़ी चलने वाला है। तो इसलिए जो साहित्यकार का, सरोकारों का जो उसका अपना एक संघर्ष है कला कौशल को प्राप्त करने का या सीखने का इस मौजूदा परिस्थिति में, वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। शायद ऐसी चीजें उसके सामने पहले इस रूप में मौजूद नहीं थी। जैसे अब पहले तो सिर्फ शासन सत्ताओं का था कि ठीक है जी, भवभूति का सबको याद है कि इतना बड़ा लेखक, कोई सुनता ही नहीं मेरी, कोई आश्रय प्रश्रय ही नहीं दे रहा। इसी चीज पे संतुष्ट हो गया कि चलो भविष्य में कोई आएगा, मेरा भी पाठक होगा। और इसी पे ही वो अपने आप को, उसकी प्रेरणा का जो मॉडल था, प्रेरणा का स्रोत था कि कोई आएगा, इसी पे ही वो सरवाइव कर गए। लेकिन आज का लेखक कैसे कर सकता है? यदि हम भवभूति का एग्जाम्पल करके अपने आप को टिकाना चाहते हैं, मतलब उसमें, तो हमारे कितने काम का है। ये हर एक साहित्यकार के जैसे बात करते हैं कि भाई हम मान लो किसी के अंदर साहित्यकार बनने की इच्छा उपजती है, तो उसको क्या कहें कि आप बहुत लोग आते होंगे, आप जो बड़े साहित्यकार हैं कि सर मैंने ये लिखा है और मैं ये करना चाहता हूं, आप गाइड करो, मैं कैसे करूं? तो आप क्या गाइड करोगे? ये जो क्या बताओगे उसको, क्या नुस्खा दोगे, क्या टिप्स दोगे, क्या चीज कहोगे कि भाई देखो ये करना पड़ेगा आज के टाइम? खाली ये तो नहीं कह सकते ना कि जो मन में आ रहा है लिखो। तो वो जो स्ट्रगल है ना साहित्यकारों का, वो उसका सरोकार है। तो सरोकार मैं ये कह रहा हूं कि बाहर से नहीं, हमारे परिस्थितियों से, हमारे हम समाज को कैसे देखते हैं उसमें से निकलते हैं। समाज के साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं उसमें से हमारे सरोकार निकलते हैं। और साहित्यकार समाज से कैसे जुड़े, यदि वो जुड़ेगा, यदि वो जुड़ा हुआ है, तो वो आपको उसके साहित्य की जो जमीन है उसमें दिख जाएगा कि ये क्रिएटेड स्टोरी है, क्या चीज है। ऐसे साहित्यकार मैंने पढ़े हैं कि जो हरियाणा में लोक साहित्य कि झाड़ी के पीछे शेर लुक गया, क्या झाड़ी के पीछे शेर छुप रहा था। ये संभव है कि शेर झाड़ी के पीछे छुप सकता है? नो, एक्सपीरियंस ही नहीं है ना कोई, ना जंगल का है ना शेर का है। तो ऐसी चीजें होंगी। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे अपने समाज को देखने का, उसके साथ जुड़ने का, जो हमारा कैसे हम जुड़े हुए हैं, किन अपने उसके साथ जुड़े हैं, मकसद के साथ जुड़े हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे सुनना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या आज के दिन क्या है, एक तो ये है, दूसरी क्या है कि इतना झूठ का बोलबाला है कि आप ये सोचो कि भी झूठ मीडिया से, राजनीतिक नेताओं से, बाजार से, इतने मिथ्स हैं, इतने मिथ हैं कि आप कहां कहां से बचोगे, आप अपने पाठक को कैसे बचाओगे? पाठक मतलब अपनी जनता। हम यदि सरोकार तय कर रहे हैं मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, तो पाठक हमारा सरोकार तय करते हुए सामने है, सिर्फ मैं नहीं हूं। मेरा पाठक कहां फंस रहा है, यानी मेरी जनता, मेरी अगली पीढ़ी, वो किन चीजों का शिकार हो रही है, ये देखे बिना हम क्या सरोकार तय करें? और हमारी पीढ़ी कहां फंस रही है? घोर निराशा है। मतलब किसी भी युवा से आप बात करो कि उसके सामने ये जो चीज है, अभी जितने भी ये इलाका खाली हो गया सर जवानों से। किसी गांव में जाओगे तो एक नौजवान नमस्ते करने वाला नहीं मिलता, बूढ़ों को ढूंढते फिरते कि आजा बेटे बाहर चाय पी ले। गली में दिख जाए ना कोई नौजवान, पूरे गांव के गांव हर रोज पार्टियां हो रही है। रात को पता चलता है जब बम फूटते हैं ना कि अभी कौन गया, फलाने का लड़का उतर गया अमेरिका में जाकर। क्यों जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी मारा क्या हुआ यहाँ,
वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये जो निराशा है ना, ये सरोकार है। जो यदि आप पूछोगे कि भाई सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती नेता नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लोगों का रिस्पॉन्स, जो उसकी प्रतिक्रिया है। कुछ भी हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये साहित्यकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यदि जनता की आवाज बने, जनता रिस्पॉन्ड करे, जनता प्रतिक्रिया करे, तो किसी नेता की कोई क्या औकात है। जनता को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किन चीजों के जरिए किया जा रहा है, हमारे साहित्य के टूल तो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें। तो ये लेखकों के सामने, रचनाकारों के सामने ये चुनौती है, जिसमें ये हिंसा है, असत्य है और बहुत सारी एक पूरी लाइन है। मेरे पूछो तो एक ही शब्द में यदि मैं कहूं कि जो सामाजिक न्याय है, जब तक वो समाज में, सोच में, कार्यों में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक अन्याय तो रहेगा ही, वो संघर्ष भी रहेगा। और ये जो संघर्ष है, ये जो आपस में झगड़े हैं, ये कैसे सहमति बने इन पे, इसके प्रति सेंसिटाइज करते हैं हम। अपनी सोसाइटी हमें कैसे ग्रो करती है, कैसे समाज आगे बढ़ता चला जाता है, कि जो आज के जो हमारे द्वंद्व है समाज के, उनसे वो आगे बढ़ जाता है इस कंसेंसस के जरिए, साहित्य के जरिए, इन सब चीजों के जरिए। तो ये कुछ बातें, मैं कुछ सवाल थे मेरे, कोई ऐसा बहुत ही फिनिश्ड लेक्चर मेरे पास नहीं था। तो जो मैं सोचता हूं खुद कि मैं अपनी भूमिका कैसे तय करूं, जैसे सर कह रहे थे कि मैं देश हरियाणा का विभाजन का अंक मैं क्यों निकालूं जो हरियाणा पर केंद्रित हो। मैं देख रहा हूं कि भी हमारी कुछ ऐसी स्टोरी चल रही है जो 70 साल की पुरानी पीड़ा का दोहन किया जा रहा है आज नफरत फैलाने के लिए। उसको एक सीड के तौर पे, बीज के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आज नफरत फैलाई जा रही है। उनके प्रति संवेदना नहीं है उसके जरिए। तो मुझे जरूरत पड़ती है कि इसको कैसे कम किया जाए। तो मैं क्या करूं, मैं अपने तौर पे क्या तय कर सकता हूं। ऐसी अनेक बातें कि जब मैं ये देखता हूं कि हरियाणा में लड़कियों का अनुपात घट रहा है, तो फिर मैं ऐसी कहानियां चुनता हूं जिसमें मोल की आती है, या 72,000 की बॉडी आती है, या किश्तियां आती हैं। तो फिर मैं वो चुनता हूं कि शायद इसमें किसी के जरिए जाएगा। जब हमारी शिक्षा बिल्कुल बर्बाद हो रही है, सारे इंस्टीट्यूट बर्बाद हो रहे हैं सरकारी, और जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो फिर मैं वो कि कच्चे रास्तों का धनी डोरी, फिर मैं वो चुनता हूं। वो कहानियां ऐसे नहीं उपजी और ऐसे नहीं चुनेगी कि हमारे समाज की जो घटित हो रहा है हमारे समाज में, हम उस पे कैसे अपने आप के साथ जोड़ते हैं, कैसे उसके साथ हमारा अपना रिलेशन बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं। संस्कृति के नाम पे हरियाणा में, उसके नाम पे धरोहर का बहुत प्रयोग किया जाता है। पुरानी चीजों को याद करो, आप रहट को याद करो, इसको याद करो, ठीक है, सही बात है, पनघट करो यार। ये सब चीजें हिस्ट्री में, सभ्यताएं जब बदलती हैं वो होता है, लेकिन जो असली चीज है, आप इस पे बहुत जोर कर रहे हो, दामन पे, फला पे, पगड़ी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो संभाल के रखने की चीजें हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जो उनके बीच में जो वैल्यूज थी, जो मूल्य थे, जो वो तो अभी भी हैं, उनकी बात ना करके आप उसको एक अल्टरनेट के तौर पे उसी के मेले लगाओ, उसी की मार्केटिंग करो। ये जो डिस्कशन है हमारा कि हम कैसे इसको शिफ्ट करें, कि हम अपने जीवन की बात करें, तो ये हमारे सामने चुनौती है। तो इस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुभाष जी। आज के दौर में लेखक के सरोकार, बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय की व्याख्या की, और अगर निचोड़ निकालें तो जो एक मुहावरा बीच में प्रयोग किया गया कि अगर पीड़ा है तो कुछ ना कुछ पैदा जरूर होगा।
बाबा तुलसीदास जी ने भी यही बात की, जाके पगना पड़ी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जब तक हम समाज के मुद्दों को, उसकी समस्याओं से रूबरू होते हुए उसको आत्मा तक महसूस नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर एक पुख्ता रचना जो है वो हमारे सामने नहीं आए। मैं सुभाष जी को सुनते हुए याद कर रहा था कि भगत सिंह को जब हम लोग पढ़ते हैं तो आजादी पाने का रास्ता क्या हो सकता है, पहले तो उन्होंने ये चुना, वो उनका सरोकार था। फिर आजादी प्राप्त करना पहला सरोकार, लेकिन आजादी प्राप्त करने के साथ उनके सरोकार जो हैं वो समाज किस तरह का हो, ये उनके सरोकार। सांप्रदायिक समस्या नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता की बात वो करते हैं, किसानों के मुद्दे क्या है, दलित समस्या वो लिखते हैं। और इस तरह से हम उनको देखते हैं कि बम का दर्शन की हिंसा अहिंसा की बात आती है, बम का दर्शन वो लिखते हैं। और साथ के साथ वो ये संकेत भी करते हैं कि नौजवान पीढ़ी जब तक आपस में मिलेगी नहीं, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सुभाष जी ने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात को रखा और ये बताया कि आज के समय में हमारी समस्याएं क्या है, सरोकार क्या है। अब जो सत्ता है, मैंने शुरू में बात की, व्यवस्थाएं और सत्ताएं जब बदलती हैं तो हम संक्रमण काल से गुजरते हैं और कई बार उसके प्रभाव जो है वो बड़े नेगेटिव होते हैं और आज वो प्रभाव नेगेटिव हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हम समाज को विकास की ओर ना लेके जाकर हम सामंतवाद की ओर वापस चल रहे हैं, रिवर्स गियर के अंदर देश जो है वो चल रहा है। तो उस स्थिति में लेखक के सरोकार जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि नौजवान पीढ़ी जो है उसको धर्म और अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है और वो फंस रहा है क्योंकि बेरोजगारी उसके सामने है। सुभाष जी ने संकेत किया और कमाल यह है कि पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि वो साहित्य से कटे हुए हैं और इसलिए वो उसके ज्यादा शिकार होते हैं और सत्ता जो है उसका मकसद इससे सिद्ध होता है। इन स्थितियों में मेरे मित्रों, हमारा जो काम जो है, हमारे जो सरोकार जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर भगत सिंह की तरह हम अपने मुद्दों को पहचान ले और उनको पहचान के उनकी अभिव्यक्ति, चाहे वो कविता के रूप में करें, कहानी के रूप में करें, नाटक के रूप में करें, तो निश्चित ही हमारा मकसद जो है वो कामयाब होता है। हाँ, प्रश्नोत्तर काल हम प्रारंभ करते हुए सुभाष जी ने और कृष्ण जी ने जो अपनी बात रखी, दोनों वक्ताओं से यदि आप कुछ भी आपकी जिज्ञासा है करना चाहें, एक बार में आप प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्न करते हुए बता देंगे कि आपका प्रश्न किनसे है और बाद में दोनों विद्वान वक्ता जो है वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। माइक मदन जी बीच में है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो नौजवान टीम है जिसमें पंकज शर्मा जी हैं, राधेश्याम भारती हैं, अजय राणा जी हैं, ब्रह्मदत्त हैं, सतविंदर राणा हैं, अशोक बैरागी, मदन लाल मधु आपके सामने हैं और अरुण कुमार जी जो आज सारे खाने की और इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं, जयपाल सिंह जी है और अरुण कैरबा जी जो सामने कैमरे को लेकर बैठे हैं। ये नौजवान टीम है जो सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है। एक बार इन सब के नाम से क्लैपिंग आप जरूर करें।